लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका इस जेआरएफ जंक्शन चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच बात करने की कड़ी में आलोक दुबे जी हैं। इन्होंने जेआरएफ की परीक्षा ज्योग्राफी से उत्तीर्ण की। इन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किया अपितु इन्होंने ज्योग्राफी में टॉप किया। सर्वप्रथम दुबे जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन जी। दुबे जी, आपने जेआरएफ की परीक्षा जब पास की, आपने स्क्रीन पर अपना रिजल्ट देखा तो आपको कैसा लगा था? आप सेम मोमेंट में उस चले जाइए जब आपने रिजल्ट देखा था। जब मैंने रिजल्ट देखा था तो मुझे याद है कि मैं उस समय अपने पास के एक छोटे से स्कूल में था जी। और जहाँ पे मेरे बड़े पापा शिक्षण का कार्य करते हैं और वहाँ के सारे गुरुजन मुझे बहुत स्नेह देते हैं जी। तो मैं एक क्लास में था, फिर मुझको यहाँ से फ़ोन गया, मेरे एक सहपाठी ने मुझे फ़ोन किया कि हाँ आपका जो है रिजल्ट ऐसे आया, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट स्लो था इसलिए मैं अपना रिजल्ट नहीं देख पा रहा था। तो जब मुझे रिजल्ट पता चला कि हाँ ऐसा है, तो मुझको पहली बात तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने नंबर मैं खुद से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जी। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। उसके बाद जब व्हाट्सएप पे मुझे अपने रिजल्ट की स्क्रीनशॉट मिली तो सबसे पहले मैंने अपने बड़े पिताजी को बताया और फिर अपने जो है गुरु जी को बताया, जो वहाँ के प्रबंधक हैं। और फिर मतलब मेरे चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी और मतलब बहुत ज़्यादा प्रसन्नता थी। बड़े पिताजी बहुत खुश हुए, सभी लोग वहाँ पे खुश हुए और फिर धीरे धीरे सबको पता चल गया। तो आलोक जी, आपने जेआरएफ की परीक्षा ज्योग्राफी से उत्तीर्ण की जी, तो आप थोड़ा सा जो व्यूअर हैं, जो बहुत सारे बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको ये बताइए कि आपने क्या रणनीति बनाई। फर्स्ट पेपर के लिए आप पहले बताइए, फिर आप सेकंड पेपर के लिए बताइए। तो पहले आप फर्स्ट पेपर के लिए बताइए, क्या रणनीति बताइए आप। देखिए, फर्स्ट पेपर के लिए हमने पहली बात तो कुछ बुक्स का सहारा लिया, जैसे केवीएस मदान को देखा हमने, दृष्टि की एक बुक आती है, हमने उसको भी देखा जी। और उसके बाद फिर फाइनली जब मुझे लगा कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं जो कि कोर टॉपिक के चारों तरफ घूमती हैं, मुख्य बिंदु पर कोई बात नहीं कर रहा है, तो फिर मैंने सुमन सर की कोचिंग का सहारा लिया फर्स्ट पेपर के जी, जिन्होंने एक संकल्पनात्मक पृष्ठभूमि बहुत अच्छे से बना दी जी। और उसका फायदा मिला मुझे जी। और यही वजह रही कि जो है मैं फर्स्ट पेपर में 37 क्वेश्चन करने में सफल रहा 50 में जी, जो कि अच्छा उसके वजह से जी जी। तो जो आप जैसे कि फर्स्ट पेपर के लिए बता रहे हैं कि आपने क्लास ली, थोड़ी सी कोचिंग की भी मदद ली, तो आप ये बताइए कि कौन सा एक टफ पार्ट माना जाता है फर्स्ट पेपर का, जो आपको लगता हो? या फर्स्ट पेपर का देखिए, जो टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड ऐसा है जिससे क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं जी। क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं, लगभग 12-13 हो जाते हैं। दोनों पार्ट से मिला के लगभग 12 से 14 क्वेश्चन, बिल्कुल 13 क्वेश्चन रहते हैं। और ये ऐसा है कि पूरी तरीके से शब्दों के खेल में होता है जी, कि अगर आप हिंदी भाषा से तो आपको थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसके लिए क्या है कि आपकी संकल्पना हमेशा क्लियर होनी चाहिए, हमेशा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है फर्स्ट पेपर को लेकर तो फिर दिक्कत जाता है। तो आलोक जी, आप ये बताएंगे कि आपने फर्स्ट पेपर के लिए कौन सी बुक पढ़ी, एक आध बुक? अगर फर्स्ट पेपर के लिए मैंने जैसा बताया केवीएस मदान दृष्टि की बुक को मैंने पढ़ा था और बाकी सर से कुछ नोट्स मिले जी जी। आलोक जी, जो आपका सेकंड पेपर रहा ज्योग्राफी, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर को कि क्या रणनीति है। देखिए जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है, जो कि मेरा भूगोल था जी। मैं बता दूं कि जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है जीएस का, सामान्य अध्ययन का, शिक्षण और शोध अभिक्षमता का जी, उसको आप एक 5 से 6 महीने के बीच में आप उस पर काम करके उसको तैयार कर सकते हैं जी। लेकिन जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है, इसको इस तरीके से लेने की गलती ज्यादातर छात्र कर जाते हैं कि 5 से 6 महीने के बीच में हम कोई एक ऑप्शनल बुक चूज कर लेंगे और हमारा सेकंड पेपर तैयार हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वर्तमान समय में जब से पेपर एनटीए कराने लगा है ऑनलाइन जी, तब से क्वेश्चन का जो प्रकार है वो थोड़ा बहुत ज्यादा मॉडिफाई हो गया, बहुत ज्यादा बदल गया बिल्कुल। जो है संकल्पनाओं पे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं जी, अब आपसे एनालिटिकल वे में, हाँ, अब आपसे तथ्य नहीं पूछा जा रहा है। तो इसके लिए आप जो है 5 से 6 महीने नहीं, मतलब पर्याप्त नहीं है बिल्कुल। आपको उसके लिए जो है अपने विषय से संबंधित समस्त किताबों को बहुत अच्छे से पढ़ना, एकदम बिल्कुल उसको सैद्धांतिक रूप से पढ़ना पड़ेगा। आप इसके लिए किसी एक बुक को जो है प्रेफर करके और सफलता नहीं पा सकते, और ऐसा मैंने किया भी था। मैंने पिछले 2-3 साल से
अच्छी मेहनत की, अपना पीजी बहुत अच्छे से किया। और खैर आपने तो पीजी कंप्लीट करते ही आपने उसके पहले ही आपने निकाल लिया। मेरा सेकंड सेमेस्टर का पेपर हुआ था मेरा, और फिर मैंने जेआरएफ निकाल लिया है, फिर मैंने थर्ड सेमेस्टर का पेपर दिया। इसका मुझे फायदा मिला, बहुत ज्यादा फायदा मिला। लेकिन आप अपने विषय पर केवल 5-6 महीने के दौरान पकड़ नहीं बना सकते हैं। इसके लिए आपको जो है अपने विषय से संबंधित जो है सिलेबस को उठाकर और एक एक टॉपिक को अच्छे से एनालिटिकल वे में पढ़ना होगा, तभी इसमें सफलता पाई जा सकती है। तो आलोक जी, आपने फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के लिए किसी भी तरह के कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की कोई मदद ली थी? हाँ, मैंने फर्स्ट पेपर के लिए तो मैंने किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद नहीं ली थी, लेकिन सेकंड पेपर के लिए मैंने जो है अपने डिपार्टमेंट के गुरु स्वर्गीय जो है मतलब परम श्रद्धेय पूजनीय श्रीमान एस एस ओझा सर का जो है वीडियो, जो कि चैनल अभी भी यूट्यूब पे चैनल है उनका, ज्योग्राफी बाय एस एस ओझा, और उससे बहुत ज़्यादा मदद मिली। उन्होंने पहली बार फिजिकल ज्योग्राफी को पूरा पढ़ाया है, और उन्होंने जितनी चीज़ें पढ़ाई हैं उसकी प्रत्येक संकल्पना बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट है। तो मतलब जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं वो प्रोफेसर एस एस ओझा सर की जो है यूट्यूब के वीडियो ऑनलाइन देख सकते हैं, जो यूट्यूब पे उपलब्ध है। जी। दुबे जी, आप ये बताइए हमारे व्यूअर को कि आपने बुक लिस्ट थोड़ा बताएंगे व्यूअर को जो ज्योग्राफी से तैयारी करना चाहते हैं ज़्यादा? देखिए, उसके लिए हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम में अलग अलग किताबों को जो है आप यूज कर सकते हैं। जैसे हिंदी माध्यम में है तो मानव भूगोल के लिए एस डी मौर्य जी, ठीक है, और फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आप सविंद्र सिंह की किताबों को जो है आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या ये 2-3 किताबें ही काफ़ी हैं? नहीं, 2-3 किताबों में आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो पूरा भूगोल का सिलेबस है जी, वो 2-3 किताबों से कहीं ज्यादा है। मतलब टॉपिक तो कुछ ही है, लेकिन वो आपको अलग अलग किताबों में मिलेंगे। तो 2-3 किताबों से आपका काम बिल्कुल भी नहीं होगा। साथ ही साथ अगर भूगोल के छात्र हैं आप, तो उसके लिए आपको जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी होती है, ज्योग्राफी का जो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन होता है, उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का प्रैक्टिकल वाला पोर्शन कमजोर होता है। और वर्तमान समय में जब से एनटीए आया है, तो प्रैक्टिकल वाले पोर्शन पे क्वेश्चन ज्यादा एनालिटिकल पूछे जा रहे हैं और ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ये दुबे जी बताइए कि हमको जो प्रैक्टिस सेट होता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होता है, मॉडल पेपर होता है, उनकी कितनी भूमिका है दोनों पेपरों के सापेक्ष बताइए जेआरएफ के लिए? देखिए, उन पर हमें पूरी तरीके से निर्भर नहीं रहना चाहिए, लेकिन हम उनको इस रूप में यूज कर सकते हैं कि हमारा जो समय है कि हम एक निर्धारित समय लें, और उसमें हम प्रश्नों को हल करके अपनी जो है गति, प्रश्नों को हल करने की जो गति है उससे बनाएं, उसको जो है हम अपनी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है जब हम पेपर देने बैठते हैं। ज्यादातर बच्चों के साथ यही शिकायत होती है कि उनका क्वेश्चन छूट गया कि उनके पास समय कम था। लेकिन मैं अपनी बात बताऊं तो जब मैं पेपर देने गया था, तो मैंने पहले से ही इतनी तैयारी कर रखी थी इस चीज को लेकर कि मैंने पूरा पेपर पहले एक बार हल किया, और दूसरी बार मैंने अपने जो बचे हुए क्वेश्चन थे मैंने उनको देखा, और तीसरी बार मैंने फिर से अपना पूरा पेपर हल किया। ये लगभग 3 बार मैंने अपने 150 क्वेश्चन देखे थे, और उसके बाद भी मेरे पास 3-4 मिनट ऐसे थे जब मैं बैठकर केवल ये देख रहा था कि कब पेपर सबमिट किया। आपके पास मतलब पर्याप्त टाइम थे? जी बिल्कुल, पर्याप्त समय 3 बार चेक कर पाए। पर्याप्त समय सबके पास होता भी, बिल्कुल पर्याप्त समय एनटीए देती है, 3 घंटे आपके पास पर्याप्त समय होते हैं, चाहे जितना एनालिटिकल पेपर हो जी। तो आलोक जी, हमको ये बताइए कि एक ओवरऑल कितने घंटे की स्ट्रेटेजी बना के पढ़ा जाए? आपको क्या लगता है, घंटा कुछ मैटर करता है? देखिए घंटा केवल 5-6 पर्याप्त है। 6-7 अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो 8 घंटे, मतलब 8 घंटे तो मैक्सिमम हो गए जेआरएफ को अचीव करने के लिए। लेकिन हाँ, वो उसमें जो एक निरंतरता है वो होनी चाहिए, चाहे वह प्रथम प्रश्न पत्र को लेकर है, चाहे द्वितीय प्रश्न पत्र को लेकर। ऐसा नहीं है कि हम इस पेपर को इतने दिन पढ़ रहे हैं फिर इस पेपर को इतने दिन पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों चीजें एक साथ चलनी चाहिए और बिल्कुल निरंतर रूप में चलनी चाहिए। कोचिंग का जो मैं महत्व बताऊं तो कोचिंग जो है एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है केवल इसी रूप में कि वो आपको एक निरंतरता प्रदान कर देती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि बिना कोचिंग के इसको क्वालिफाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर आप निरंतरता खुद से बनाए हुए हैं तो फिर आपको कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी निरंतरता भंग है तो फिर उसके लिए फिर आपको कोचिंग प्रेफर करना पड़ेगा।
जैसे आलोक जी ने आप लोगों को पूरी स्ट्रेटेजी बताई, तो आलोक जी ये बताइए कि जो बच्चे JRF क्वालिफाइड फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्राप्त करना चाहते हैं या क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या 2 लाइनें कहेंगे कि वो इस फील्ड में क्या है, कितना स्कोप है, थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए। देखिए, हर एक विषय का जो है बहुत बड़ा स्कोप है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप के माध्यम से आपको जो है सरकार पर्याप्त सहायता देती है कि आप अच्छे से शोध कर पाएं और कुछ नया दें, उस क्षेत्र को, उस विषय को कुछ नया दें, और फिर जो है आपका करियर भी काफ़ी उज्जवल होगा आने वाले समय में शोधार्थियों के लिए, जो शोधार्थ हैं उनके लिए, और काफ़ी कुछ सरकार कर भी रही है और करेगी भी। तो इस क्षेत्र में आके आप जो है अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने विषय के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं जी। और अपने लिए स्वयं भी कर सकते हैं, एक आइडियल बन सकते हैं अपने क्षेत्र में। बिल्कुल। आलोक जी, चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, शुक्रिया जी। और अगर JRF से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस JRF जंक्शन चैनल पर आप कमेंट सेक्शन में आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी विश्वविद्यालय से संबंधित। और अभिनंदन जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझको आमंत्रित किया इस प्लेटफॉर्म पे, ताकि आप लोगों से अपने अनुभव को साझा कर पाऊं। और एक बार मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं। नमस्कार।